of ways in which electron can return to ground state should be equal to, जी इसका फार्मूला क्या था? 2 raised to n minus 2. तो ये हो जाता था 2 raised to power n minus 2, है ना? तो ये वाला फार्मूला भी आज हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना? मुझे ये जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें कुछ डाउट है तुम लोगों को? ये सब कहीं ना कहीं पढ़ा है हम लोगों ने। Yes, have you note down this? Yes, sir. Okay. ठीक। तो कुछ अराउंड 12-13 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। मैं फर्स्ट क्वेश्चन शेयर करता हूं तुम लोगों के साथ, है ना? ट्राई करने का, नहीं होगा तो आई विल हेल्प, है ना? Yes, are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good, very good. So let's say first question जो तुम लोग मेरे लिए कर सकते हो, it is straight forward question और इसका मुझे आंसर बताना तुम लोग, है ना? क्वेश्चन को आराम से पढ़ो फिर आंसर बताओ उसका। So D option. D. Yes, D option. Yes, देखो बहुत सारे Yes, बच्चे sir. D DR. Yes, sir. Same. बहुत सारे बच्चे डी आंसर बता रहे हैं, तो शायद डी अब आंसर होना भी चाहिए यार। इतने सारे बच्चे बताएंगे तो पक्का होना चाहिए। ठीक है, मैं जो बच्चे नहीं कर पा रहे उनके लिए मैं क्वेश्चन कर देता हूं, बट आंसर डी ही है, डी आ भी जाएगा, है ना? सो ऑब्वियसली लेट्स से यू कैन सिंपली से एज पर इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ इज कंसर्न, यहां से लेकर यहां तक एक वेवलेंथ है ना? सो टोटल इस गिवन ऑर्बिट में वी हैव हाउ मेनी वेवलेंथ? 3. So you can say for 3 wavelength, है ना? For 3 wavelength ये थर्ड ऑर्बिट भी होना चाहिए, है ना? एंड थर्ड ऑर्बिट के लिए we know total energy will be nothing but minus 13.6, है ना? Total energy should be equal to minus 13.6 divided by, भाई ये देखो तुम लोग गलत आंसर बता रहे थे, शायद आंसर सी ऑप्शन है। सो ये 3 का स्क्वायर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता, विच इज आई होप minus 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट क्वेश्चन में टोटल एनर्जी नहीं पूछा है। यस, टोटल एनर्जी नहीं पूछा था, पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन में पूछा है। एंड वी नो पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ टोटल एनर्जी, एंड व्हिच कम्स आउट टू बी minus 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, देखो और भी काफी बच्चों को सी ऑप्शन भी आंसर आ रहा था, है ना? बच्चे योर आंसर शुड बी सी ऑप्शन, है ना? जो पोटेंशियल एनर्जी है इट शुड बी ऑब्वियसली ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी एंड इट कम्स आउट टू बी minus 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चे क्वेश्चन क्लियर है अभी? Yes, sir. कुछ डाउट्स होगा तो पूछोगे, है ना? So have you note down this question?
मुझे क्वेश्चन लिख के हो जाएगा तो मुझे बताओ, है ना, हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जैसा सही है तो वो मैं सही और सब बच्चों से एकदम सही आंसर एक्सपेक्ट करूंगा, तो ये लो क्वेश्चन करो, है ना। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। यस, शायद 16 आंसर नहीं है बेटा उसका। ये सिंपल इंटीजर है, योर आंसर शुड बी समवेयर बिटवीन 0 to 9। सर 6। 6 है, 6 जैसा आंसर हो सकता है, अभी देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, है ना। सर 5 6 मतलब ठीक है, शायद कुछ आंसर 5 6, किसी बच्चे का आंसर 3 भी आया है मुझे 5। ओके, कुछ बच्चों का आंसर 5 है, कुछ बच्चों का आंसर 6 है, कुछ बच्चों का आंसर 3 भी है, 5 भी है। ओके ठीक है, देखते हैं, चलो, है ना। कुछ बच्चों का 3 5 6 ऐसे 3 ऑप्शंस मुझे वहीं तक मिल रहे हैं, है ना। तो पहले तो ये चेक करते हैं ये ऑर्बिट कौन सा है। हाउ मेनी टोटल वेवलेंथ है यार? 6। It is 1 2 3 4 5 and 6, सब मिला के मेरे पास 6 वेवलेंथ है, so it is n equal to 6 है ना। So you can say it is 6th orbit. Now if electron jump from 6th orbit to ground state, total it emit 15 spectral lines, but as per question is concerned, you have to just find out number of Paschen line. So यार कुछ बच्चों का आंसर सही था और मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत था। As per Paschen series is concerned, it is 6 से डायरेक्टली 3, 5 से डायरेक्टली 3 and 4 से डायरेक्टली 3, you know, only these 3 will be the part of Paschen series, है ना। बस यही 3 स्पेक्ट्रल लाइन ही Paschen series का पार्ट है ना। Paschen series means from any higher orbit if electron directly jump to 3rd orbit. From any higher orbit if electron directly jump up to 3rd orbit. तो कुछ बच्चों का आंसर गलत था यार, इसका आंसर 5 होना चाहिए, सॉरी 3 होना चाहिए, है ना। तुम लोग 6 कैसे बता रहे थे, मुझे थोड़ा बताओ। जो बच्चे ने 6 इतना सारा बच्चों ने बताया था, क्या गलती कर रहे थे उसमें? यस बच्चे, 6 वाले बच्चों ने क्या गलती किया था? सर मैंने फॉर्मूला लगाया था लेकिन उसमें मैंने 3 to 3 वे कंसीडर कर दिया गलती से। अच्छा ठीक है, तो अच्छा ठीक है ऐसा सर मैंने क्या किया, हाँ हाँ तुम बताओ बच्चे, बोलो। 6 से 3rd तक जितने भी वेव्स है वो मैंने ढूंढ लिया। अच्छा, तो तुमने 6 से तुमने सारे के सारे फिर इंफ्रारेड ले लिया था, है ना। Yes, sir. हाँ सर। इंफ्रारेड पूछा होता तो क्वेश्चन अलग होता बेटा, है ना। उसमें ब्रैकेट वाला भी ले लिया है तुमने और फंड वाला भी ले लिया है शायद, है ना। यस सर। ओके ठीक, so as far as Paschen line is concerned it should be 3, है ना। गुड। यस बच्चे, ये क्वेश्चन लिखा है सब बच्चों ने?
तो नो साथ में क्वेश्चंस भी लिखते रहो, इट विल हेल्प यू व्हेन यू रिवाइज. Yes, sir. लिख लिया. Good, very good. So next question, let's say related question maybe ये कुछ क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, है ना. यस प्रथम, ये सारे क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग से भी क्वेश्चन देख के लिख सकता रहेगा, है ना. यस बच्चों, लिखा है ये क्वेश्चन का आंसर. पहले तुम लोगों को ये खोजना पड़ेगा कि कौन सी ऑर्बिट पे वो जंप हो जाएगा, है ना. मीन्स ऑब्वियसली पहले मुझे जो फार्मूला है वो देखो कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा. हेयर डेल्टा ई शुड बी इक्वल टू 13.6 into z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, है ना. And here delta E is nothing but 51 electron volt. It is same as 13.6. And in the case of helium, obviously it is 2 ka square. It is 1 upon 1 square minus 1 upon n square. So first you have to find out the value of n. Sir, I think fourth orbit. Fourth आ रहा है. Obviously you can always do approximate calculations, है ना. जैसा 13.6 multiplied by 4 कितना हो जाएगा? 54.4. पूरा फ्रैक्शन आता है 15/16. 15/16 पूरा फ्रैक्शन आ जाता है. ठीक है, ये बच्चा बोल रहा है भाई ये 15/16 आएगा फ्रैक्शन एंड इट इज 1 अपॉन n स्क्वायर. फ्रॉम हेयर n का वैल्यू कम्स आउट टू बी 4, है ना. तो ये तो मुझे पता चल गया कि लेट्स से इलेक्ट्रॉन गेट जंप अप टू फोर्थ ऑर्बिट. नाउ इफ इलेक्ट्रॉन गेट जंप अप टू फोर्थ ऑर्बिट, मुझे उस फोर्थ ऑर्बिट का डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट करना है. सो कैन वी से इन द केस ऑफ हीलियम द 2 पाई. आपका वॉइस बहुत लैग हो रहा है. क्या बच्चे, वॉइस ब्रेक हो रहा है? हाँ सर. अच्छा एक मिनट, सबको वॉइस ब्रेक हो रहा है या सिर्फ इसी बच्चे को हो रहा है? सर क्लियर है, नहीं हो रहा. क्लियर है. तो नॉर्मल है. अच्छा ठीक है बेटा, एक काम करो, शायद तेरे एंड पे नेट का कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है बेटा, है ना. So 2 pi r4 should be equal to let's say 4 lambda. उस याद है फोर्थ ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं
2 pi r4 should be equal to 4 lambda, and further as per lambda का value is concerned, it is pi r4 divided by 2 बन जाएगा, है ना, should be equal to pi r4 in the case of helium plus should be equal to 53 n square by z. n square means 4 का square, z is 2 and divided by 2. अब शायद आंसर बता सकते हो तुम लोग अप्रोक्सीमेटली. ये आ जाएगा मेरे पास 3.14 and it is 53 multiplied by 4, this much of picometer. सर n 3 आ रहा है. n का वैल्यू 3 आ रहा है. मुझे 3 आ रहा है. अच्छा ये अगर ऐसा नहीं करो भाई, n का वैल्यू 3 आ रहा है. अच्छा ये कितना आ जाएगा, 54.4 आएगा ना शायद, 54.4 by 0.4, ये कितना है, नियरली 15/16 ही होगा यार शायद, है ना. हाँ सर उतना ही है नियरली. हाँ तो 4 ही आएगा बच्चे, 3 नहीं आएगा, है ना. अच्छा ये सब मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 3.14 इंटू 53 इंटू 4, कितना आ रहा है, डी ऑप्शन. सो इट कम्स आउट टू बी, as per your answer is concerned, it comes out to be, let's say 666 picometer, nearly. So the D option should be your answer. ऐसा कुछ D option should be your answer. मुझे क्वेश्चन देखो, समझो, और उसमें कुछ डाउट है तो पूछो, है ना. यस कुछ डाउट है इसमें? No sir. Okay. Have you noted down this question? Yes. Yes, sir. इसके जैसा सही मैं एक और क्वेश्चन शेयर करूंगा, उसमें भी वो क्वेश्चन सब बच्चों का सही होना चाहिए. हाँ बोलो, लिखो. Done, sir. यस लिखा है ये. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा सही है, मोर ऑफ लेस. तो वो क्वेश्चन सही बच्चों का, सारे बच्चों का ठीक होना चाहिए. लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन.
किसी बच्चे को कुछ आंसर आ भी रहा है, किसी बच्चे को सी ऑप्शन आंसर आ रहा है, बाकी बच्चे चेक करो। किसी बच्चे को बी ऑप्शन भी आंसर आ रहा है भाई, तो किसी को सी आंसर है, किसी को बी ऑप्शन आंसर है। ओके, मतलब सी का मेरे पास अब 2 नंबर है, बी को कहने वाला एक बच्चा है। तो किसी बच्चे को आंसर बी ऑप्शन आ रहा है या सी ऑप्शन आ रहा है? सी। जो सी ऑप्शन के अब 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। ओके, तो सी ऑप्शन कहने वाले काफी सारे बच्चे हैं, तो शायद आंसर सी है ना? चलो कर लेंगे एक बार, है ना? और सी के लिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं भाई। सो एज पर सी ऑप्शन इज कंसर्न, पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं जो एक्साइटेड स्टेट है, जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो कौन सा है ना? सो एज पर आंसर इज कंसर्न, यू कैन से 4, लेट्स से for any Bohr orbit, for any Bohr orbit, this 2 pi r n should be equal to n lambda. For any Bohr orbit, 2 pi r n should be equal to, let's say, n lambda, in which 2 pi को मैं लिख सकता था n square times of first orbit का radius should be equal to n lambda, and from here wavelength of electron may be n and a. हम लोग चाहते तो जो a नोट का या वेवलेंथ के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, such that as per wavelength is concerned, which value is, let's say, 13.3 be equal to 2 pi, and it is 0.53. So n जो इंटीजर आने वाला है, obviously it is 13.32 divided by 3.14 and divided by, ये नियरली कितना बन जा रहा है? 1.06. कितना आएगा n का वैल्यू यहां से? 4. Yes, sir. So from here you can say n comes out to be 4, means ये n2 है basically. Now since ये जो next वाला wavelength है वो इसका half है exactly, so can we say electron should jump from n2
let's say n1 equal to 2. So practically ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो n2 से लेकर या 2 से लेकर या 4 से लेकर 2 का है. Now 4 से लेकर 2 के corresponding हम लोग wavelength यहाँ find out कर लें, in which let's say 1 upon wavelength should be equal to Rydberg constant 1 upon 2 square minus 1 upon 4 square, which is, let's say it is nothing but RH times of 1 upon 4 minus 1 upon 16. So do you think ये बन जाता practically मेरे पास 9/16 में इतना बनेगा ये 3/16. Yes, 3/16. So ये मेरे पास यहाँ बचना चाहिए 3/16. So it is 3/16. From here, wavelength of the photon should be equal to 16/3 multiplied by 912 angstrom, which should be equal to 16/3 multiplied by 91.2 in the unit of nanometer. है ना, अगर मैं एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो फर्दर और 10 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे. 486 कितना रहा 486. तो भाई ये कुछ बच्चों का सी ऑप्शन आंसर आ रहा था पहले. 486.2 नैनोमीटर. यार सरप्राइजिंगली मुझे बी ऑप्शन भी एक बच्चे ने बताया था. किसने बताया था? यस, केविन जिंदल. ये मुझे सरप्राइज कर रहा है बच्चा, है ना. यस केविन, आर यू देयर? यस सर. अरे सही है, तूने मतलब मैं देख रहा था टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स लाया था और यहाँ भी अच्छा कर रही है. गुड, वेरी गुड. तो ये बी ऑप्शन आंसर आना चाहिए इसका 486.2, है ना. मुझे क्वेश्चन को समझो, देखो, और भाई धीरे धीरे इस टाइप के क्वेश्चंस तुम लोग अपने मेजर टेस्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना. सर Rn का वैल्यू आपने n² a0 क्यों लिया? किसका वैल्यू बच्चे? रेडियस का वैल्यू n² a0. रेडियस n, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ना. जैसा सपोज फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस अगर 0.53 है तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस 4 टाइम नहीं होता है. यस सर. है ना. तो 4 कैसा आएगा? वो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा तुझे, है ना. यस सर. यस देखो, ये एक अच्छा बच्चा था, इसने डाउट पूछा है. भाई किसी बच्चे को डाउट पूछना है तो और पूछो. यस प्रथनव बेटा, ये कुछ दिया हुआ था कि भाई एक n2 ऑर्बिट है और एक n1 ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ दिया था, है ना. इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ मींस डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. सो डी ब्रोगली वेवलेंथ और मैंने n में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, जो ये रिलेशन आ जाता है ना, वेवलेंथ एंड n में, जहां a नोट का वैल्यू 0.53 है. तो यहां से हम लोगों ने n का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और ये n का वैल्यू 4 आ गया था. सो ऑब्वियसली अगर 13.32 के लिए n का वैल्यू 4 आया है तो एग्जैक्टली इसके हाफ के लिए 6.66 के लिए n का वैल्यू 2 आ जाना चाहिए. So technically here electron jump from n2 equal to 4 to n1 equal to 2, है ना. और फिर हम लोगों ने वो वैल्यू फाइंड आउट कर लिया.
ए नोट तो 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है ना, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। यहाँ इस फार्मूले में जो मैंने यहाँ रेडियस का वैल्यू पुट किया है, ए नोट, ये वाला वैल्यू तो ऑलरेडी आई नो ना, इट इज R1 of hydrogen, which comes out to be 0.53 angstrom. Yes, Vatsal? सर वो स्टार्टिंग वाली दो इक्वेशन में ना थोड़ा कंफ्यूजन है सर। वो आर एन एन स्क्वायर ए नॉट कैसे आया, फिर ए नॉट से 0.53 कैसे आया? अबे ए नोट का वैल्यू तो 0.53 होता है। अबे नालायक, nth ऑर्बिट का रेडियस इज n स्क्वायर टाइम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। हाँ हाँ अरे ए नोट की जगह तू R1 लिख ले यार, क्या फर्क पड़ रहा है भाई। हाँ ठीक है। चलो मतलब तुम ऐसा भी कर सकते थे, ये इसकी जगह यहाँ तुम लोग चाहो तो R1 लिख लो, है ना। सो इट इज R1 as this radius is R1, है ना। और वी नो कि भाई किसी भी nth ऑर्बिट में n वेवलेंथ हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन के, है ना। यस सर। यस, अभी लिखा है तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा सा ही हो सकता है भाई। तो ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन करो तुम लोग। कोई हाइड्रोजन लाइक एटम है, एटॉमिक नंबर Z है, इज इन हायर एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर n। अभी के लिए समझ सकते हो, क्वांटम नंबर इज सेम एज नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना। दिस डी एक्साइटेड होना चाहिए या इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। कैन मेक ट्रांजिशन टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बाय सक्सेसिवली emitting 2 photons of energy 10 electron volt and 68.2 electron volt respectively. Alternatively, the atom from same excited state can make a transition to second excited state by emitting 2 photons of energy 4.25 electron volt and 5.95 electron volt respectively. Calculate the value of Z, है ना, its atomic number। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, आंसर बताओ, अदरवाइज विल डिस्कस, है ना। किसी बच्चे का आंसर 6 मेरे पास आया है, किसी बच्चे का आंसर 3 मेरे पास आया है। दोनों में से कोई एक बच्चा तो पक्का गलत है ना। एक ही आंसर आएगा बेटा उसका।
3, एक किसी और बच्चे का मेरे पास आंसर 3 आया है। किसी एक और बच्चे का आंसर 3 आया है भाई, तो 3 पे ज्यादा वोट है भाई मेरे पास अभी। ओके, एक और 3 आंसर आया है। एक 6 को भी वोट मिला है भाई। देवांश परमार ने आंसर मुझे 6 बताया है, और प्रथनव लाल ने मुझे आंसर 6 बताया है अभी तक, है ना। बाकी बहुत सारे बच्चों ने जो आंसर बताया है, मुझे 3 तो बहुत सारे बच्चों ने बताया है ना। मैं 1-2 बच्चों का और आंसर एक्सपेक्ट करूंगा जल्दी जल्दी, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अदरवाइज। ओके, 6 को एक और वोट मिला है। अभी एक 3, एक 6 मिला है। ये 3 और 6 के अलावा कुछ नहीं बता पा रहे हो? ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने 6-3-6-3 के कॉम्बिनेशन से मुझे बताया है। आंसर उसका 6 है ना। अच्छा, एक बार देख भी सकते हो कैसे 6 आंसर आ रहा होगा यार, है ना। इट्स आंसर इज 6। सो हाइड्रोजन लाइक एटम है, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में था, एंड देन वो जब डी एक्साइट हुआ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या था? सेकंड ऑर्बिट, है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस सेकंड ऑर्बिट। So you can say 13.6 times of z square and 1/2 square minus 1/n square, है ना। कुछ हम लोग ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं, in which electron is jumped from nth orbit to first excited state, and total energy emitted is 10 plus 68.2 electron volt. So this is one of the equation you have. Now another is alternatively the atom from same excited state can make a transition to second excited state. So the meaning of second excited state is, let's say, third orbit. So 13.6 into z का square 1/3 square minus 1/n square, है ना। If electron jump from given nth orbit to second excited state, and in this case the energy emitted is 4.25 plus 5.95 electron volt. अब अगर मुझे n को एलिमिनेट करना है, सो एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसा maybe suppose equation 1 we have, it is equation 2. So if you subtract equation 2 from equation 1, so if you subtract equation 2 from equation 1, it comes out to be 13.6 into z ka square, and it is 1/2 square minus 1/3 square should be equal to ये आ जाता, लेट्स से मेरे पास 78.2 माइनस, ये मिला के कितना हो जाता है बच्चे? 4.25 प्लस 9 5.95 10.1 10
10.1, so 10.1 यहां से बस मुझे z का वैल्यू फाइंड आउट करना था यार, है ना। अच्छा, फर्दर अगर ये 10.1 था तो ये आ जाता मेरे पास 68.1, और यहां से सर सॉल्व करोगे तो z का वैल्यू एक बार चेक करना 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर सर, हम लोग 10.2 आता है। कितना? 10.2 उसके लिए एग्जैक्ट। अच्छा, वो 10.2 है क्या प्रिसाइजली? Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो ये लेट्स से 10.2 है ना। 10.2 से तो ये एग्जैक्टली 68 आ जाएगा फिर तो, है ना। 68। और एक बार यहाँ चेक कर लो z का वैल्यू 6 आएगा कि नहीं आएगा यहाँ से, या 3 Yes, आएगा, sir. 6 क्योंकि 3 को भी कुछ वोट मिल रहे थे भैया ना। अच्छा, अब जिन बच्चों को 3 आंसर आ रहा था वो मुझे बताएंगे कि गलती क्या कर रहे थे वो लोग, है ना। यहाँ 6 आ रहा है z का वैल्यू प्रिसाइजली। Yes, sir. यस सर। भाई एक से दूसरे इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देते तो वो मेथड से भी आता, बट उससे पहले मुझे n का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है ना। सर हाँ बोलो। सर मैंने उसी मेथड से करा। हाँ, फिर उससे n का, हाँ सर n का वैल्यू मिला, फिर उसके बाद क्या करेंगे? तो उससे अगर n का वैल्यू मिल गया तो किसी भी एक इक्वेशन में n का वैल्यू पुट कर दो तुम, ओके सर। Okay, sir. Yes. उससे z का यस वैल्यू। सर। यस, समझा है बच्चे ये क्वेश्चन तुम लोगों ने? ओके, तो यहाँ जो z है, z का वैल्यू कम्स आउट टू बी 6 है यार। Have you note down this? Yes, sir. Okay. यस सर। Next question. सर 2 मिनट्स। अब तुम्हें क्वेश्चन वापस मिलेगा बेटा, एक बार रिकॉर्डिंग में देख लेना, है ना। ओके सर। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा या क्वेश्चन तो मैं भेजूंगा ही, है ना। उसका z का वैल्यू 6 आ जाना चाहिए, है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं करने के लिए, सो चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, है ना। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हैं तो तुम लोग कर पाने चाहिए। मुझे अभी तक जो आंसर्स मिल रहा है, कोई बच्चा बी ऑप्शन बोला है, कोई सी और कोई डी। अच्छा, किसी ने ए भी बोला है सरप्राइजिंगली।
ओके, ये क्वेश्चन ऐसा रहा कि भाई मुझे जो आंसर्स मिले उसमें ए ऑप्शन भी किसी बच्चे का आंसर है, बी ऑप्शन भी, सी ऑप्शन भी और डी ऑप्शन भी बताया है ना। तो मुझे सारे सारे आंसर मिले हैं इसमें, है ना। वाह, ये क्वेश्चन अच्छा लगा फिर, है ना। फिर तो मुझे करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, है ना। चलो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो इन द केस ऑफ लेट्स से हाइड्रोजन एटम्स, in the case of hydrogen atom, electron is present in second excited state, means n equal to 3 में present है ना। जो हाइड्रोजन है वो n equal to 3 में present है, एंड यहाँ जो हीलियम है ना, यहाँ जो हीलियम प्लस है, हीलियम प्लस के जो आयंस हैं वो मीन्स n=5 में प्रेजेंट। अच्छा, इंडिविजुअली अगर मैं स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड आउट कर लूं, सो n=5 के लिए, है ना, n=5 के लिए यहां जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आते इनटू 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, सब मिला के यहाँ 10 स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाते हैं। ऐसा n=3 के लिए भी हम लोग नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पहले पता कर लेते हैं इंडिविजुअली। सो यहाँ भी जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है जो n=3 के लिए है, इट इज 3 × 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ टोटल नंबर ऑफ लाइन 3 आ गए। अच्छा, एक तो ये समझ में आया। अब यहां से जो सम मिला के टोटल नंबर ऑफ लाइंस बन सकते थे वो तो 13 है, बट इन 13 में से कुछ कॉमन स्पेक्ट्रल लाइंस भी हो सकते हैं, है ना। ये ऐसा हम लोग कुछ लास्ट क्लास में भी समझ रहे थे कि इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एंड इन द केस ऑफ हीलियम प्लस, हाइड्रोजन में जो ट्रांजिशन 2 to 1 है, वही हीलियम प्लस में जो ट्रांजिशन है वो 4 से 2 होगा, है ना। हाइड्रोजन में जो ट्रांजिशन लेट्स से 2 to 1 है, वही हीलियम प्लस में जो ट्रांजिशन है वो 4 से 2 होगा, है ना। तो शायद ये वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन है इट विल बी कॉमन स्पेक्ट्रल लाइन। इसके अलावा कोई और स्पेक्ट्रल लाइन कॉमन होने वाला है यहाँ? 3 to 2 के कोरस्पॉन्डिंग 6 to 4 होता, बट 6 में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वहां। 3 to 1 के कोरस्पॉन्डिंग वहां 6 to 2 होता और वो भी नहीं है वहां, है ना। तो शायद यही एक ही स्पेक्ट्रल लाइन कॉमन है ना। बस यही कॉमन स्पेक्ट्रल लाइन है ना। Yes, sir. Yes. अगर बस एक ही कॉमन स्पेक्ट्रल लाइंस है तो जो 13 है उसमें 2 स्पेक्ट्रल लाइन ऐसे हैं जिनका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी सेम है और उनको हम लोग 2 बार काउंट कर रहे हैं, जो एक बार ही काउंट करना चाहिए था। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 12, है ना। तो यार बहुत सारे बच्चों ने 10 आंसर बताया था, 13 मुझे बताया था। तो 13 तो मुझे फिर भी लग रहा है किसी बच्चे ने क्यों आंसर बताया होगा यार, उसने 10 + 3 को ऐड कर लिया होगा। मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई बच्चा आंसर 10 क्यों बता रहा था और कोई बच्चा आंसर 6 क्यों बता रहा था। यस जैवल, आंसर 10 क्यों बता रहा है तू? जयवल गांधी, बेटा 10 क्यों बता रहा था आंसर तो? अच्छा, और बच्चे भी थे जिन्होंने मुझे 10 बताया था। मैं इसमें समझना चाहता हूं कि क्यों, मतलब क्यों 10 क्यों बताया था उन लोगों ने आंसर।
और भी बताया था ध्रमिल, यस तुमने भी हाँ। 10 आंसर बताया था बेटा। सर मैंने कंसिडर कर लिया कि एच के जो 5 n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 में जितना होगा ना वो हाँ। एच के एटम्स वाले सब स्पेक्ट्रल लाइंस हो गए होंगे, लेकिन उनका जेड डिफरेंट मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, वो कंसिडर नहीं किया। तो उनका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग टाइप का रहेगा ना बच्चे। ये सब वो कंसिडर नहीं किया, उसके वजह से सिर्फ एच का जितना हुआ उतना स्पेक्ट्रल लाइंस लिख दिया। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा इसलिए वो 10, क्योंकि 3 तूने अज्यूम कर लिया कि वो सब कॉमन हो ही जाएंगे उधर, यस ऐसा? सर। अच्छा ठीक, तो होगा नहीं है ना। यस सर। ओके ठीक। ओके जयवल तुमने भी वही मिस्टेक किया था, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। एग्जाम में जब नेक्स्ट टाइम के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो गलती नहीं करना है ना। वैसे ये सब बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है कि आंसर 12 कैसे है इसमें? So have you noted down this question? Yes, sir. Yes, sir. So let's move to the next question. मैं इस बार तुम लोगों को क्वेश्चन दूंगा ये वाला। यस बच्चे इसका आंसर देखो, एक बच्चे का मुझे आंसर आया है अभी, तनिश्री का मेरे पास आंसर है। मैं बाकी बच्चों का आंसर का थोड़ा वेट करूंगा, है ना। ओके तो कुछ कॉमन होना तो स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन आंसर। उदय शायद तुम्हारा जो बाकी बच्चों का आंसर आ रहा है तुम्हारा उसके जैसा नहीं आ रहा है। यस अमोघ, तुम्हारा आंसर ज्यादा प्रिसाइज है।
ओके सो बहुत सारे बच्चों को यार आंसर आ रहा है, मैं उनकी हेल्प करता हूँ। यस बहुत सारे बच्चों ने प्राइवेटली मुझे लिखा है और आंसर शायद सब बच्चों का एक जैसा सही आंसर आ रहा है कि शायद वो 12th ऑर्बिट में चला गया है, तो टेक्निकली आंसर तुम्हारा 11 होना चाहिए, है ना। सिंस क्वेश्चन में पूछा था फाइनल एक्साइटेड स्टेट कौन सा है ना। सो अगर n इक्वल टू 12 आ रहा था तो आंसर शायद मुझे 11 फिल करना चाहिए था, है ना। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कि भाई हाइड्रोजन एटम है, ग्राउंड स्टेट में है, मेक ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट वेयर पाथ लेंथ इज 5 times द डी ब्रोगली वेवलेंथ. So here if it is 5 times, so can we say in the case of hydrogen atom, in the case of hydrogen atom, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू कौन सा ऑर्बिट में चला गया है, 5 में, है ना। सिंस फाइनली ये जो पाथ लेंथ है इलेक्ट्रॉन का, जो सर्कमफ्रेंस है, इट इज 5 times ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ. इलेक्ट्रॉन मेक बैक ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट, है ना। जब ये 5 से वापस 1 पे आता, जब ये 5 से वापस इसका आंसर क्या है वैसे? शायद मैक्सिमम बच्चों का 11 आंसर आ रहा था, शायद वही आंसर भी है, तो कुछ अभी चेक भी हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट प्रोड्यूसिंग ऑल पॉसिबल फोटोन इफ द फोटोन विद सेकंड हाईएस्ट एनर्जी. अच्छा, सेकंड हाईएस्ट एनर्जी का जो फोटोन है, भाई हाईएस्ट एनर्जी तो हो जाता शायद 5 to 1. डू यू थिंक सेकंड हाईएस्ट होता 4 to 1? यस सर. ये हो जाता सेकंड हाईएस्ट इज लेट्स से 4 to 1. अच्छा, हाइड्रोजन में जो 4 to 1 का ट्रांजिशन है, हाइड्रोजन में जो 4 to 1 का ट्रांजिशन है, वही लिथियम 2+ आयंस में डू यू थिंक 12 से 3 का ट्रांजिशन होना चाहिए? जो हाइड्रोजन में 4 to 1 का ट्रांजिशन है, वही लिथियम 2+ में 12 to 3 का ट्रांजिशन होना चाहिए, इक्विवेलेंट, है ना। यस सर. यस हाँ सर. जैसे ये हम लोग लास्ट क्लास से देख रहे हैं ना कि हम फार्मूला ऐसा लिखते हैं, 1/λ is Rydberg constant 1/1 square minus 1/4 square. और अगर मैं ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं 3 के स्क्वायर से एंड 3 के स्क्वायर से, तो ये बन जाता मेरे पास RH मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर एंड इट इज 1/3 स्क्वायर माइनस 1/12 स्क्वायर हो जाता है ना. So it is correspondingly for hydrogen and it is correspondingly for lithium 2+, है ना. So ये तो कंफर्म है कि ये जो फाइनल एक्साइटेड स्टेट है ना, ये जो फाइनल एक्साइटेड स्टेट है लिथियम का, उसमें n = 12 होना चाहिए. तो मेरे पास यहाँ जो ऑर्बिट एक्साइटेड स्टेट है, इट इज 11th एक्साइटेड स्टेट. Yes, are you getting my point? Yes sir. तो ये मेरे पास 11th एक्साइटेड स्टेट होना चाहिए. आंसर शुड बी 11, है ना. Yes, done with the question? Yes sir. सर आपका Yes, वॉइस sir. बीच में रुक जाता है सर, लैग नहीं हो रहा है पर रुक जाता है. अबे मैं खुद ही रोकता हूं उसको क्या. अभी रुक अभी जाएगा. देखो बीच में रुका था मैं, है ना, बोलते बोलते. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इसके जैसा सा ही क्वेश्चन है वो, तो तुम लोग को ट्राई करना चाहिए. यस, ये सिंपल इंटीजर टाइप है और लगभग इसके जैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, है ना.
जी, इसके जैसा सही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है ना। मतलब तुम्हारे पास यहाँ जो आंसर है वो कोई भी नंबर है 0 से 9 के बीच में, है ना। 0 ऑब्वियसली हो नहीं सकता, तो तुम्हारे पास जो आंसर है वो 1 से 9 के बीच में है ना। तुम्हारे पास जो आंसर है वो 1 से 9 के बीच में है, इंटीजर टाइप। यस बेटा, किसी बच्चे को आंसर नहीं आ रहा इसका? क्वेश्चन तो मस्त है भाई, ये 3 बार है, मतलब 3 बार हम लोग को सेम चीजें करना है जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। मतलब एक मेरे पास हाइड्रोजन एटम्स है, एक मेरे पास लिथियम 2+ आयन है, और एक मेरे पास हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। So hydrogen atom, lithium 2+ ion, hydrogen like species. फोर्थ ऑर्बिट में है एंड द फोटोन ऑफ थर्ड हाईएस्ट एनर्जी। Do you think photon of third highest energy will be 221? Yes, sir. हाईएस्ट एनर्जी क्या हो जाता? 421, then 321 and then it will be 221, है ना, थर्ड हाईएस्ट एनर्जी। अच्छा, जो ट्रांजिशन 221 हाइड्रोजन में है वो लिथियम 2+ में कौन सा ट्रांजिशन हो जाता? 6 से 3। 6 से 3। हाँ, मतलब अब यहाँ क्योंकि एक्साइट होगा तो 3 से 6 बोल सकते थे हम लोग टेक्निकली, है ना। सो लिथियम 2+ में यही जो ट्रांजिशन है ना, लिथियम 2+ में यही जो ट्रांजिशन है वो हो जाता 3 से 6।
मींस लिथियम 2+ में जो इलेक्ट्रॉन जंप हो गया है वो 6th ऑर्बिट तक हो गया है। अच्छा, 6 से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आता है ना, 6 से इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट पे आता, so when lithium 2+ de-excite to ground state, photon of highest energy, बेटा हाईएस्ट एनर्जी वाला फोटोन कौन सा होगा उसमें लिथियम 2+ में? 621 is highest energy photon. Highest energy photon is 621. अच्छा, 621 वाला ये जो फोटोन है, हम लोग चाहते तो इसका एनर्जी फाइंड आउट कर सकते थे। कितना हो जाता है ये एनर्जी? 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर, है ना? ये होगा 621, है ना? ये तो टोटल एनर्जी था, और ये टोटल एनर्जी ये जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ही गिवन है 450 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो है 452 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये जो 13.6 इंटू 9 है बेसिकली, एंड देन 1/1 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर, ये वाला वैल्यू कितना आएगा यार? 119। 35/4। ये 119 है। यस सर। अच्छा, ये वाला वैल्यू अगर 119 है, सो अच्छा पहले तो इसमें से हम लोग कितना एनर्जी हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये तो टोटल एनर्जी था जो हम लोग ने सप्लाई किया उसको, है ना? ये तो टोटल एनर्जी था जो हम लोगों ने सप्लाई किया, मेड इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, मुझे अगर बता सकते हो कि अगर आईपी लेट्स से 452 था, means 450 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सो हम लोग वहां E2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। E2 कितना था? /2 का स्क्वायर, है ना? सो इट इज -452 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। तो मुझे यहां से ये सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, 452 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। सो दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस बच्चे, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझो, और एक तो ये वैल्यू पहले मुझे फाइंड आउट करके दिखाओ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी आएगा कितना। सर आंसर 5 है। हाँ बेटा, आंसर 5 है, बिल्कुल 5 है ना? कितना आएगा ये एनर्जी, कितना आ रहा है? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6। ये भाई देखो, ये अच्छा बच्चा बता रहा है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा सब मिला के, है ना? अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया तो मैं यहां से डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला लिख सकता था, लैम्डा इक्वल टू √150 डिवाइडेड बाय 6 इन द यूनिट ऑफ एंगस्ट्रॉम, है ना? यही था फार्मूला हम लोगों का वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का, है ना? वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का फार्मूला। yes, तो यहां से मेरे पास 150 डिवाइड बाय 6 आ जाता 25, एंड 25 का रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। सो एज पर आंसर, है ना, एज पर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंसर्न,
इट इज 5। इस बच्चे क्वेश्चन को देखो, समझो, कुछ डाउट्स है तो पूछो, है ना। बट मुझे लगता है हम लोगों ने जितने भी अभी तक क्वेश्चंस किए हैं इसमें सब चीजों का यूज है ना। सर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज वाले पार्ट से एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। बेटा हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल था वो 452 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, है ना। इट मींस उसके ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होना चाहिए था वो -452 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए था, क्योंकि बाहर एनर्जी 0 है ना, तो उतना सप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंस। यस सर। तो जो E2 है वो कितना हो जाना चाहिए था, 452 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। अच्छा, तो इतना एनर्जी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते, क्योंकि इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को नॉकड आउट करने के लिए यूज हो जाता है ना। ओके सर, समझा। 452 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर तो यूज हो गया टोटल में से, है ना। हाँ सर। तो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। हाँ सर, समझ गया। सर हाँ बोलो। तो बट हमने सेकंड एनर्जी निकालने के लिए उसे 4 से क्यों डिवाइड किया? यही तो करते थे हम लोग, याद है। कुछ एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, है ना। यस सर। तो वो n स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर नहीं आएगा नीचे। ओके सर। यस, देखो ये अच्छे बच्चे हैं, ये डाउट डिस्कस कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आया और भी बच्चे पूछ सकते हैं। यस बच्चे, लिखा है ये। यस सर। यस सर। 1 मिनट सर। हाँ आराम से, है ना। जब लिख के हो जाएगा तो बताओ, हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे अभी। डन। यस सर, हो गया। Okay. Now the next question is, ये क्वेश्चन काफी जगह है, काफी बुक्स में है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो तुम, है ना। ये क्वेश्चन काफी जगह है, काफी बुक्स में भी है। मोर देन वन चॉइस इज करेक्ट है यार। एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट है उस क्वेश्चन में। अमन, नहीं बच्चे, तुमने आंसर सही नहीं बताया है। अनुज, तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है। यस, तनिशी, तुम्हारा आंसर सही है। यस, अमोघ, तुम्हारा आंसर भी सही है। अक्षा, तुम्हारा आंसर भी सही है। हरिप्रिया, तुम्हारा आंसर भी सही है। भाई गर्ल्स पावर एकदम आज फोड़ रखा है बच्चों ने, है ना। यस, प्रथम ऑड इवन आउट हो गया है। भाई प्रथम, तुम्हारा आंसर भी वैसे सही है ना। ओके, सो कुछ बच्चों ने आंसर बताया कि यार आंसर ए है एंड आंसर बी है ना।
So its answer is A and its answer is B. A and B. अच्छा, थोड़ा मैं समझाता हूँ यार क्यों आंसर A and B है. Hydrogen like atom in ground state absorb n photons having same energy and emit exactly n photon when electronic transition take place. अच्छा, यही इसी स्टेटमेंट में पूरा कैच है. सो कैन वी से यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना चाहिए था वो n1 इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन n2 इक्वल टू बस 2 तक ही जाना चाहिए, है ना. आई एम रिपीटिंग अगेन, ये n1 इक्वल टू 1 से बस n2 इक्वल टू 2 तक ही इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए था. सिंस अगर सपोज ये n इक्वल टू 3 या 4 या 5 हो जाता, सो व्हेन इट मेक ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट, है ना, व्हेन इट मेक ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट इट कैन एमिट मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स. आई एम रिपीटिंग अगेन, जब वो n1 से फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जाता और जब वो वापस से डी एक्साइट होता तो जितने फोटॉन्स उसने गेन किए थे एग्जैक्टली उतने ही फोटॉन्स एमिट करता. बट सपोज इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ ऑर्बिट पे चला जाता तो जब डी एक्साइट होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा एमिट कर रहा होता, ज्यादा नंबर्स में. आर यू गेटिंग दिस स्टेटमेंट में ये क्या बोल रहा हूं? यस सर. Yes, sir. यहाँ लेट्स से n1 इक्वल टू 1 से n2 इक्वल टू 2 तक ही गया है. नाउ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट, है ना, ये जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन लेट्स से फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट, इट शुड बी नथिंग बट 13.6 into z का स्क्वायर n square minus 1 upon 2 square comes out to be 10.2 into z square electron volt. अब यहाँ हम लोग z का वैल्यू पुट कर दें तो z इक्वल टू 1 के लिए ये जो एनर्जी डिफरेंस है इट कम्स आउट टू बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसा ही z इक्वल टू 2 के लिए ये जो एनर्जी डिफरेंस हो सकता था इट इज 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. z इक्वल टू 3 के लिए ये जो एनर्जी डिफरेंस हो सकता था वो 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. सो मेरे पास A ऑप्शन मैच कर जाता और ऐसा ही B ऑप्शन मैच कर जाता, है ना. बाकी जो C एंड D ऑप्शन है वो 10.2 इंटू Z स्क्वायर नहीं हो सकता, है ना. यस बच्चे, किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो पूछो इसमें. नो सर. क्लियर है सबको? ओके, ये क्वेश्चन ना काफी जगह है ना, काफी बुक्स में भी है ये सेम क्वेश्चन. So have you note down this? Sir, 2 minutes. यस वत्सल, बेटा मैं फिर से वही कहानी पूरी वही है कि उसने n फोटॉन्स गेन करके एग्जैक्टली बस n फोटॉन्स ही एमिट किए हैं. सपोज अगर वो थर्ड ऑर्बिट तक चला जाता, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन सपोज 1 से अगर 3 पे चला जाता सपोज, तो जब इलेक्ट्रॉन वापिस आता तो ये 3 से 2 और 2 से 1 पे भी तो आ सकता था. तो जितने फोटोन ये गेन करता डी एक्साइट होते समय उससे ज्यादा फोटोन एमिट कर सकता था. बट क्वेश्चन में लिखा है इट एमिट एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ फोटोन्स जितने फोटोन्स उसने गेन किए हैं, है ना.
ऐसा तभी पॉसिबल है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट ओनली, है ना? Yes, are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next question. ठीक है, मैं कुछ एक दो और क्वेश्चन कराता हूँ। ये आसान है, ये तुम लोग को जरूर करना चाहिए यार। ये आसान क्वेश्चन है, तुम लोग को जल्दी जरूर करना चाहिए। और ये हीलियम प्लस का एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ना? अच्छा, तो यही इसका बस पॉसिबल सॉल्यूशन है ना? n2 plus n1 equal to 4 and n2 minus n1 should be equal to 2. So possible solution is, let's say n1 should be equal to 3 and n2 should be equal to 1. You can find out its wavelength as RH times of 2 ka square, and it is 1 upon 1 square minus 1 upon 3 square should be equal to 4 times of RH, and it is 8 divided by 9. ये 4 है ना? 4 times of RH and times of 8 by 9. From here, lambda comes out to be 9 divided by 32 times of 1 upon RH. So ये C ऑप्शन आंसर है ना? यस बच्चे, क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay.
ये तो आसान भी था रिलेटिवली, है ना? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ये कर सकते हो. ये मानस बच्चे मैं सारे क्वेश्चन भेज दूंगा तुम्हें, है ना, प्लस रिकॉर्डिंग भी इसका, तो कोई इंटरनेट कनेक्शन का टेंशन नहीं लो, है ना. ये IIT JEE एडवांस 2012 का क्वेश्चन है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट हम लोग को फाइंड आउट करना है. अगर ए नोट इज बोर रेडियस, ए नोट बोर रेडियस मींस ये फर्स्ट बोर ऑर्बिट है ना. अच्छा, मुझे 2 बच्चों का आंसर आया, बट दोनों बच्चों का आंसर अभी तक अलग अलग आ रहा है. ओके, बहुत सारे बच्चों का आंसर अब सी आ रहा है. अच्छा, फॉर्चुनेटली सी एंड डी ऑप्शन सेम ही है, तो कोई भी ऑप्शन टिक करते यू विल गेट सेम आंसर, है ना. अच्छा ठीक, शायद आंसर वही सी भी है ना. मतलब सी भी बोल सकते हो या डी भी बोल सकते हो तुम लोग. सर वो दोनों ऑप्शन सेम सेम के दे रखे हैं, कुछ अरे तो डिफरेंस होगा. मिसप्रिंट है ना. मतलब मुझसे क्वेश्चन लेते समय मिसप्रिंट हुआ है वो, है ना. एनीवे, मतलब सी और डी शायद दोनों ही सही हैं. ऐसे हम लोग कर भी कैसे सकते थे. वी नो, लेट्स से ए नोट इज यू कैन से R1 है ना. वो फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस है. तो एक तो सेकंड बोर ऑर्बिट का रेडियस, कैन वी से सेकंड बोर ऑर्बिट का रेडियस आ जाता 2 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए नोट विच इज 4a नोट, है ना. अगर फर्स्ट रेडियस या फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस ए नोट है, सो यू कैन से जो सेकंड बोर ऑर्बिट है उसका रेडियस हो जाता 4a नोट. एंड देन यू नो mv2r2 should be nothing but twice of h upon 2 pi. ये क्या लिखा है हम लोगों ने, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना. है ना, ये हम लोगों ने जो लिखा वो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. हम लोग चाहते तो यहां से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते थे. v2 शुड बी इक्वल टू ये 2 एंड ये 2 तो कैंसिल्ड आउट हो गया, इसमें कोई इशू. शुड बी इक्वल y, ये आ जाता मेरे पास पाई एंड लेट्स से nothing but 4 times of a naught. Further you can say kinetic energy which is nothing but half mv square. It should be equal to half m into velocity का square which is h divided by m pi and 4a naught इसका स्क्वायर. तो एक तो मुझे डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो 4 का स्क्वायर मींस वो हो जाता 16 एंड 16 into 2 हो जाता 32. So this should be equal to h square divided by 32 pi square m and a naught का स्क्वायर. तो यार इस क्वेश्चन को देख के ये भी समझ में आ रहा होगा कि जेई एडवांस उतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है ना. सर ये भी तो हो सकता है ये सबसे इजी क्वेश्चन हो उसका. अबे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता बेटा. मतलब इट इज समथिंग यू कैन जस्ट ट्राई टू इमेजिन
नेट प्रैक्टिस और एक्चुअल मैच में डिफरेंस होता है ना, मेंटलिटी को लेके, है ना। तो IIT JEE एडवांस एग्जाम ही इतना बड़ा है कि जब हम लोग एग्जाम लिख रहे होते हैं ना, तो आधी हालत तो वैसे ही खराब डर रहती लगता है है। ना। पर ऑब्वियसली उसमें कुछ क्वेश्चंस होते भी टफ है ना, बट ऐसा नहीं है कि ये सबसे आसान होगा, हाँ है ना। सर। सर 2012 में तो एक ही जेई एग्जाम होता होगा ना, एडवांस और मेंस अलग अलग था क्या? 2000 में जब मैंने दिया था तो फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ था, जो दिसंबर में था, है ना। हाँ सर। मैं 2000 में ही जेई लिखा था, और फिर बोर्ड के एग्जाम के बाद फिर मेन एग्जाम हुआ था, है ना। तो स्क्रीनिंग के बेस पे कहीं कोई एडमिशन नहीं मिलना था, इट इज जस्ट टू क्वालिफाई फॉर मेन एग्जाम, है ना। तो 2000 से लेके आई होप 2006 तक लगातार स्क्रीनिंग एग्जाम होता था, और फिर स्क्रीनिंग एग्जाम हट गया था, और 2007-8 ऑनवर्ड पेपर ही ऑब्जेक्टिव हो गया था, है ना। मेरे टाइम पे जो एग्जाम हाँ, होता था बोर्ड के बाद, वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था, ओलंपियाड टाइप, है ना। तो क्योंकि मैंने सुपर 30 में देखा था, उसमें तो सिर्फ एक एग्जाम हुआ था, एक एग्जाम से जेई क्वालिफाई कर गए थे वो लोग। हाँ बेटा, 2000 से पहले जो भी पेपर्स होते थे वो एक ही एग्जाम होता था, बोर्ड एग्जाम के बाद ही, है ना। अच्छा। और फिर 2008 ऑनवर्ड भी फिर जेई एडवांस का एक ही एग्जाम होता था। ये जेई मेन तो आया है फिर से सेट 2012-13 से, है ना। हाँ सर। यस, ये लिखा है तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और भी क्वेश्चंस भी करके दिखाओ भाई। ओके, सो चलो आईटी का ही हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज ये मैट्रिक्स मैच है आईआईटी जेई एडवांस 2006। यस समन, शायद असाइनमेंट में भी क्वेश्चंस था, क्योंकि एक असाइनमेंट जेई एडवांस वाला भेजा है मैंने, है ना। याद है जो मैंने आज असाइनमेंट भेजे, उसमें से 3 असाइनमेंट ऐसे हैं, एक में सिर्फ जेई मेन के क्वेश्चंस हैं, एक में नीट वाले क्वेश्चंस हैं, और एक में जेई एडवांस वाले क्वेश्चंस हैं, है ना। Yes, sir. यस भाई, एक तो मुझे पक्का पक्का ये रिलेशन याद होना चाहिए, जैसा ए ऑप्शन के लिए पक्का इस तरह का रिलेशन तो तुम लोग को याद होना ही चाहिए था, कि ये जो पोटेंशियल A का Q। एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेट्स से टोटल एनर्जी, है ना। सो एज पर यू का वैल्यू इज कंसर्न, u का वैल्यू शुड बी इक्वल टू -2, है ना। u का वैल्यू शुड बी -2 मींस ये तो q ऑप्शन होना चाहिए, है ना। फिर यहां दिया है 1/r² इज प्रोपोर्शनल टू लेट्स से ex। सो फर्दर आई नो, लेट्स से बी ऑप्शन में आई नो कि भाई लेट्स से एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² divided by n²
अच्छा हाइड्रोजनिकी है तो मैं सिर्फ एन के टर्म में ही मुझे समझना भी है ना, सिर्फ एन के टर्म में समझना है, तो ये 1/n² है एंड वी नो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², R. है ना। तो यहां से शायद मैं सीधे सीधे बस बोल सकता भी प्रपोज E मीन्स ये तो पक्का पक्का P ऑप्शन हो जाना चाहिए, है ना। Yes, sir. Then it is Yes, sir. radius C का is proportional to n² by z, so ये सीधा सीधा R हो जाना चाहिए, है ना। R. And orbital angular momentum of electron in lowest energy यार ये अभी शायद काफी सारे बच्चों को नहीं आएगा, है ना। इसका आंसर सर 0 पर है। बचा वही है अभी। नहीं मतलब वो ऐसा जरूरी नहीं था, वो ऐसा भी हो सकता था। सर आपका माइक बंद है। हाँ अभी ठीक है। हाँ तो ये लास्ट हाँ, सर। ऑप्शन डी ऑप्शन के लिए हम लोग को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो पढ़ना अभी बाकी है वो आएगा, है ना। उसमें हम लोग जल्दी ही पढ़ेंगे कि जो ऑर्बिटल आपकी आवाज बंद हो एंगुलर, गई। क्या बात कर रहे हैं, ये बाकी बच्चों को आवाज आ रहा है कि नहीं। हेलो। आ रहा है हाँ सर एकदम क्लियरली आवाज आ रहा है। तो ये हो जाता रूट ऑफ L इंटू L+1 H डिवाइडेड बाई 2 पाई, हम लोग ऐसा पढ़ेंगे। और यहाँ L का वैल्यू 0 है जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम 0 बन जाएगा। तो डी ऑप्शन अभी नहीं कर सकते हैं, डी ऑप्शन के लिए आंसर 0 है। अक्षर बच्चे हम लोग पढ़ेंगे अभी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में कि L एंगुलर क्वांटम नंबर होता है ना। ये पढ़ेंगे हम लोग, है ना। L यहाँ L एंगुलर क्वांटम नंबर है। बस ये बस हम लोग का टेक्निकली अभी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ही पढ़ना बाकी है ना। बाकी पूरा एटॉमिक तो हो गया है मोर ऑफ लेस। तो डी ऑप्शन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से रिलेटेड है ना।